नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? नेशनल इनकम यानी किसी राष्ट्र की, किसी कंट्री की आय, वहाँ पे कौन कौन से सोर्सेज से कितनी इनकम आ रही है, तो वही नेशनल इनकम होती है। तो यहाँ पे जितने भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है किसी भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, वन फाइनेंशियल ईयर में, वही चीज़ क्या कहलाती है? नेशनल इनकम। मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर, वही नेशनल इनकम कहलाएगी। देखिए, मनी वैल्यू, ठीक है, यानी कि मनी टर्म्स में। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विस यानी कि उसको फर्दर प्रोडक्शन में नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक फाइनल और एक इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है फाइनल गुड्स, यानी जो फाइनल कंजम्पशन के लिए अब जो है उसको फर्दर प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता उसका। ठीक है, तो वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होते हैं। उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, जो प्रोड्यूस होता है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री द्वारा, वही नेशनल इनकम होता है। यहाँ पे कंट्री बाई ए कंट्री, प्रोड्यूस्ड बाई ए कंट्री, इसका मतलब क्या है कि कंट्री मतलब कि वहाँ के रहने वाले लोगों द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस बाई ए कंट्री मीन्स वहाँ के रहने वाले लोगों द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, उसी की मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। वन फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे टर्म है वन फाइनेंशियल ईयर, इसका क्या मतलब होता है? तो वन फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम, यानी 12 मंथ ही है, लेकिन 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड होता है उसको एक फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है किसी कंट्री द्वारा, वही चीज़ उसकी नेशनल इनकम कहलाती है। अब बात कर ले कि हम नेशनल इनकम मनी में ही क्यों मेजर करते हैं, तो देखिए, अलग अलग गुड्स होते हैं, अलग अलग नेचर के गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं। भाई कुछ चीज़ें आप किलोमीटर में मेजर करते हैं, तो कुछ चीज़ें जो है किलोग्राम में, कुछ चीज़ें लीटर में। तो अब जो है कुछ चीज़ें सेंटीमीटर, कपड़े हो गए तो मीटर में मेजर कर रहे हैं। तो अलग अलग गुड्स हैं, अब अलग अलग मेजरमेंट के लिए हम नेशनल इनकम नहीं शो कर सकते, तो इसलिए नेशनल इनकम को एक कॉमन मेजर चूज किया गया, दैट इज मनी। यानी कि एनआई को हम क्या करते हैं? मनी के टर्म्स में जो है हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, ताकि एक कॉमन मेजर हो गया, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, आपको मनी के टर्म्स में मेजर किया जाएगा। क्लियर? अब नेशनल इनकम में चाहे वो वेजेस हो, इंटरेस्ट हो, रेंट हो, प्रॉफिट हो, जो कि रिसीव किया जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ ए नेशन, वो सभी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लेबर, कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा जो भी वेजेस, इंटरेस्ट और रेंट या प्रॉफिट जनरेट होता है, वो सारी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती हैं। तो अगर आप इसको इंक्लूड करें, कंक्लूड करें डिफिनेशन को, तो ये क्या हो गया? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर आफ्टर एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन। यानी कि एक नॉर्मल रेजिडेंस द्वारा किसी भी कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उसका जो टोटल वैल्यू होता है मनी टर्म्स में, वही चीज़ उस नेशनल इनकम कहलाती है, डिप्रिसिएशन को माइनस करके। ठीक, तो इसको हम जो है मेजर करते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो फैक्टर कॉस्ट पे होता है, उसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो देखिए, नेशनल इनकम में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये सारे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, उसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। और नेशनल इनकम में यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस, डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होते हैं, और नॉन फैक्टर इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल भी इंक्लूड नहीं होते हैं। क्लियर? तो वो नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम जो है आपकी कंट्री के प्रोग्रेस को हेल्पफुल होता है डिटरमाइन करने में, यानी कि आपकी कंट्री कैसे प्रोग्रेस कर रही है, अच्छे से आगे ग्रोथ कर रही है, डेवलपिंग है या नहीं है, वो आपके नेशनल इनकम से भी मेजर किया जा सकता है। नेशनल इनकम कौन मेजर करता है? तो देखिए, नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करता है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वो मेजर करती है नेशनल इनकम को। और सबसे पहली बार जो नेशनल इनकम को मेजर करने की, कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, वो थी दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में पहली बार जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश की थी इंडिया में। अब हम बात कर लें कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है। तो डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए आपको कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर आफ्टर एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन, वही चीज नेशनल इनकम होता है। दूसरे टर्म में हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को भी हम नेशनल इनकम ही कहते हैं। इसको हम आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। हम बात करें फॉर्मूला का, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं। नेट नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन यानी कि फाइनल गुड्स और प्रोड्यूस जो हुआ है उसको कंज्यूमित करेंगे, कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस फॉरेन प्रोडक्शन बाय नेशनल रेजिडेंस। यानी कि फॉरेन प्रोडक्शन बाय नेशनल समझ रहे हैं कि हमारे इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने बाहर किसी देश में जाके पैसे कमाए हैं, तो वो फॉरेन प्रोडक्शन बाय नेशनल रेजिडेंस हो गया, माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय नॉन नेशनल रेजिडेंस, यानी कि हमारे कंट्री में कुछ लोग बाहर के भी होंगे ना, जो हमारी कंट्री में आए हैं और प्रोडक्शन किए
हैं और पैसे कमा के बाहर लेके चले गए, तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फॉरेन प्रोडक्शन बाय नेशनल प्रोडक्ट्स माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय नॉन नेशनल रेजिडेंस, तो ये जो आएगा वो नेशनल इनकम होगा। अब एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि ट्रिलियन डॉलर में है कि कंजम्पशन हुआ 50 ट्रिलियन डॉलर का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ 20 ट्रिलियन डॉलर का, इन्वेस्टमेंट हुआ 100 ट्रिलियन डॉलर का, जो एक्सपोर्ट हुआ वो 100 ट्रिलियन डॉलर का हुआ, और जो इंपोर्ट हुआ वो 50 ट्रिलियन डॉलर का हुआ। जो फॉरेन प्रोडक्शन था बाय नेशनल रेजिडेंस वो 60 ट्रिलियन डॉलर का था, और वहीं पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो था नॉन नेशनल रेजिडेंस द्वारा वो 50 ट्रिलियन डॉलर का। तो आप जो है फॉर्मूले में इसको फिट करेंगे तो 50 + 20 + 100 प्लस 100 - 50 यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस 60 - 50 यानी कि फॉरेन प्रोडक्शन माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय नॉन नेशनल रेजिडेंस। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने नेशनल इनकम आ जाएगा 230 ट्रिलियन डॉलर। तो ये इस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो नेशनल इनकम क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी अप्रैल टू मार्च, वही चीज क्या कहलाती है? नेशनल इनकम कहलाती है। किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप सभी ने पढ़ा होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, मशीनरी, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, और इन सब का यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है तो उसके बाद उस गवर्नमेंट द्वारा, जो भी गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट द्वारा कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वहाँ पर लगाए जाते हैं उन प्रोडक्ट के ऊपर, और साथ ही साथ सब्सिडीज़ भी दी जाती है कई सारे प्रोडक्ट पर, जैसे कि गैस हो गया, LPG हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब पे गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है। उसके बाद जिस प्राइस पे मार्केट में ये जो है आपको प्रोडक्ट मिलता है एज अ कंज्यूमर, यानी कि हम लोग जिस प्राइस पे किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं उसको कहते हैं मार्केट प्राइस। तो इन्हीं तीनों चीज़ों पे फैक्टर प्राइस, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस जो है डिपेंड करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज करें कि लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, लैपटॉप बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट आई वो 15,000 आई, लैंड की जो हम रेंट देते हैं, सपोज करें हम लैंड ले रखे हैं, वो हम रेंट पे ले रखे हैं, तो 1,000 रुपीज़ जो है हमें उसकी रेंट लग रही है। लेबर जो हम यूज़ कर रहे हैं उनको वेजेज सैलरी देना पड़ता है, 2,000 जा रहा है, और कैपिटल जो है, जो हमने उधार लिया है, फंड्स जो है लोन लिया है, उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो 2,000 देना पड़ा, यानी कि टोटल कॉस्ट उस लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितनी आ गई? 20,000 पर यूनिट आ रही है। ठीक है, तो ये जो लैपटॉप को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टोटल जो कॉस्ट आई है ना, यही चीज़ क्या कहलाती है? फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। तो अगर आपसे GDP, GNP, NNP, NDP ये चीज़ पूछी जाए कि फैक्टर कॉस्ट पे क्या होगी, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हो गया, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए उस फैक्टर पे जितना भी कॉस्ट लगाया गया है उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। क्लियर? तो लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या है? 20,000। अब क्या है, गवर्नमेंट जो है इस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है, और बहुत सारे सब्सिडीज़ भी, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे वो सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडी, जो प्रोडक्शन पे लगती है। क्लियर? दो टाइप के टैक्सेस हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे क्या है? प्रोडक्शन पे टैक्सेस, यानी कि जब कोई बिजनेसमैन होता है, जो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जब कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है ना, तो उसको टैक्सेस देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। वहीं पर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको प्रोड्यूस करने पर सब्सिडीज़ भी मिलती हैं, तो प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज़ जो है वो गवर्नमेंट लगाती है प्रोडक्शन पे। तो फैक्टर कॉस्ट में जो हमारा फैक्टर कॉस्ट आया उसमें हम प्रोडक्शन टैक्स को ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं किसको? प्रोडक्शन सब्सिडी को। अगर कोई सब्सिडी मिलती है तो, और अगर कोई टैक्स लगता है तो उसको ऐड कर देंगे, कोई सब्सिडी मिलती है तो उसको माइनस कर देंगे। तो जो प्राइस निकल के आती है उसको हम कहते हैं बेसिक प्राइस। क्लियर? फैक्टर ऑफ कॉस्ट क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इन सब पे कितनी कॉस्ट लगी, उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब जब फैक्टर कॉस्ट आ जाती है तो उसमें जो भी हमने प्रोडक्शन के लिए टैक्सेस दिए हैं, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट दोनों अलग है, प्रोडक्शन के लिए जो टैक्सेस दिए हैं गवर्नमेंट को, या फिर प्रोडक्शन के लिए जो भी सब्सिडीज मिली है हमें गवर्नमेंट से, उसको हम प्लस और माइनस करते हैं। प्रोडक्शन टैक्सेस को प्लस करते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस करते हैं। तो जो फिर हमारे पास प्राइस निकल के आती है उसको क्या कहते हैं? बेसिक प्राइस कहते हैं। जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन फी हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, ये सब टैक्सेस हैं जो कि देना पड़ता है प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट को। क्लियर? तो बेसिक प्राइस आ गई। अब जब बेसिक प्राइस आ गई तो आपके पास जो है मार्केट प्राइस आ जाता है। कब? जब आप प्रोडक्ट टैक्सेस को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं और प्रोडक्ट सब्सिडी को उसमें से माइनस कर देते हैं। यहाँ पे क्या है? पर यूनिट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, पर यूनिट या फिर पर प्रोडक्ट जो है टैक्सेस देना पड़ता है, तो ये क्या कहलाता है? प्रोडक्ट टैक्सेस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने फैक्टर कॉस्ट आपके पास पता चल गई। अब आपने उसमें जो है प्रोडक्शन टैक्सेस को इंक्लूड किया और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस किया, तो आपके पास बेसिक प्राइस निकल के आ गई। तो जब बेसिक प्राइस में आप जो है गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए प्रोडक्ट टैक्सेस को ऐड कर दे रहे हो और जो भी गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है उसके लिए माइनस कर देते हो उस सब्सिडी को, तो आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा? मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्लियर? तो ये पूरा फंडा होता है फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस का। समराइज करें तो फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को
बनाने के लिए जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट आई है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और रॉ मटेरियल पे जो भी कॉस्ट आई है वो फैक्टर कॉस्ट हो गई। फैक्टर कॉस्ट के बाद जो प्रोडक्शन टैक्सेस गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं वो टैक्स जब हम फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बेसिक प्राइस आ जाता है। और जब बेसिक प्राइस में जो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस लिए जाते हैं, पर यूनिट प्रोडक्ट के हिसाब से जो है टैक्सेस लगाए जाते हैं, जब हम उसको ऐड कर देते हैं और उसके लिए जो भी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है, प्रोडक्ट सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, उसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस। तो जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, जीडीपी, ये सब क्या है, ये सब जो है हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं या फिर फैक्टर कॉस्ट पे जो है कैलकुलेट करते हैं। इन्हीं सब टैक्सेस की वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बन के आता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, वो मार्केट में पहुंचते पहुंचते उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, जो 20,000 रुपये थी लैपटॉप की, वो मार्केट में आते आते हमारे पास, कंज्यूमर के पास आते आते उसकी प्राइस 30,000 या फिर 35,000 हो जाती है। तो ये इसकी वजह से होता है, जो टैक्सेस लगते हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस। वहीं पर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसपे जो है हमें मार्केट प्राइस से भी कम पे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर है, इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। आपने आईआरसीटीसी का रेलवे टिकट परचेज करते होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे तो 51% जो खर्चा है वो गवर्नमेंट वहन करती है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी सब्सिडी प्रोवाइड हो रही है। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, वो हमें सस्ता पड़ जाता है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ टैक्सेस लग रहा है, सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे हमें वो चीज़ महंगी पड़ जाती है। जैसे कि आप पेट्रोल और डीजल में देखिए, वहाँ पे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा लिए जाते हैं, तो जो एक्चुअल उसके जो कच्चे तेल की कीमत है उसको कम होने की वजह बावजूद भी जो पेट्रोल या डीजल है वो हमें महंगे में मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेट जो है वो टैक्स लगा रही है, सेंट्रल टैक्स लगा रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट प्राइस बढ़ जाता है किसी प्रोडक्ट की। अगर टैक्स लगता है और कहीं पे सब्सिडी मिल जाती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हम रिलेटेड एग्रीगेट्स भी कहते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं। और वो डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं नेशनल इनकम एस्टिमेट्स में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं, और कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। इन सब बेसिस पे जो है, जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है, फिर रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, वो 8 टाइप में डिवाइड किए जा सकते हैं: जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। अब इसको जो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इस तरीके से करते जाएंगे तो टोटल 8 एग्रीगेट्स आपके पास हो जाएंगे। तो उन सभी को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स बन रहे हैं उसकी जो भी वैल्यू है उसी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब कि मार्केट वैल्यू कितनी है फाइनल गुड्स की जो भी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में बन रहे हैं। अब इंडिया में है तो इंडिया में 1 लाख मोबाइल बने हैं, तो 1 लाख मोबाइल की जो मार्केट वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे? जीडीपी एट एमपी। तो मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स तैयार हुए हैं उसकी जो भी मनी वैल्यू फिर मार्केट वैल्यू होगी उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? जीडीपी में आ जाती हैं। क्लियर? यानी कि जो हमने एक्सपोर्ट किया है लेकिन उसमें से जो भी हमने इंपोर्ट करवाया वो माइनस कर देंगे तो ये जीडीपी में आ जाती है। तो शॉर्ट फॉर्म इसको कैसे लिखते हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर? तो यहाँ पे जीडीपी में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो हमारे भारतीय लोगों से द्वारा हो रहा है या फिर नॉन रेजिडेंस वाले लोगों द्वारा हो रहा है, लेकिन हमारे कंट्री में हो रहा है, तो उन सभी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी एट एमपी, यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस क्या होगा? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि मॉनेटरी वैल्यू या फिर मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। देखिए, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि जब किसी प्रोडक्ट को जो भी बनाने में खर्चा आया है फैक्टर के ऊपर, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, मनी इन एंटरप्रेन्योर या फिर रॉ मटेरियल के ऊपर जो भी खर्चा आया प्रोडक्ट को बनाने में, उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा आया है, क्लियर, बनाने में जो खर्चा आया है वही चीज क्या होगी? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मेजर्स मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर। मार्केट प्राइस क्या हो गया? फाइनल गुड्स की मार्केट वैल्यू क्या है, और फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया? जो आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है कंपनीज द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज द्वारा, उसकी जो मनी वैल्यू है वो फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो क्लियर?
तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस है उसमें से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। भाई आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो फैक्टर कॉस्ट आती है, उसमें जब आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो प्रोडक्शन टैक्स देते हैं तो आपका जो है बेसिक प्राइस हो जाता है। फिर जब आप प्रोडक्ट का टैक्स देते हैं तो फिर वो क्या होता है, मार्केट प्राइस हो जाता है। तो ये टैक्सेस जो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। जो भी सब्सिडीज आपको मिला है उसको ऐड कर देना है। तो ये आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपका क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जितने भी आपके पास फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसकी जो भी मॉनेटरी वैल्यू फिर मार्केट वैल्यू है। क्लियर? अब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो डिप्रिसिएट हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीयर वियर हो जाता है, लॉस हो जाता है, मशीन खराब होती है, घिसती है, तो उसको हमने डिप्रिसिएट किया ही नहीं। बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, तो उसको हमने क्या किया, उसको डिप्रिसिएट किया ही नहीं है। किसमें? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उन सबको इंक्लूड कर लिया गया है। तो जब आप जो भी चीज़ें टूटी फूटी हैं, डिप्रिसिएट हुई हैं, उसको जब आप माइनस कर देते हो ना तो आपको क्या आ जाता है, नेट आ जाता है। तो अब आएगा क्या, एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? जीडीपी आपने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड नहीं किया है। जब आप डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैसा फॉर्मूला होगा, सिंपल सा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्लियर? अब अगला टर्म क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, तो कैसे निकलेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि जो ऊपर आप देख रहे हैं एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट टैक्स है और प्रोडक्शन टैक्सेस हैं इसको आप माइनस कर देंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर? और इसी को क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, यानी कि इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन द कंट्री फ्रॉम इट्स ऑन रिसोर्सेज। तो क्या है, इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्लियर? इसमें वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं। क्लियर? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं वो हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज जीएनपी। जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस हम यहां देखेंगे, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, यानी कि यहां पे क्या होगा, सम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी तक क्या होता था जीडीपी में कि जीडीपी में आप जो है अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, चाहे वो अपने कंट्री के लोग बना रहे हो चाहे वो बाहर के कंट्री के लोग हमारे यहाँ के बना रहे हैं, तो उसको हम इंक्लूड करते थे। लेकिन आप एक बात बताइए, जो बाहर के लोग आके हमारे कंट्री में बना रहे हैं वो हमारे यहाँ का पैसा तो अपने यहाँ लेके चले जाएंगे ना। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमारे यहाँ रहते तो हैं, रेजिडेंस है इंडिया के, लेकिन वो बाहर जाके बाहर कमा के हमारे यहाँ पे पैसा लेके आ रहे हैं, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। यानी कि जो हमारे यहाँ से पैसा लेके चले जा रहे हैं उसको एक्सक्लूड कर देंगे, जो हम बाहर से हमारे यहाँ पैसा लेके आ रहे हैं उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो वही चीज़ क्या हो जाती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाती है। क्लियर? तो सम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या हो गया कि इनकम अर्न बाई इंडियन रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंस इन इंडिया। बाहर के लोग हमारे यहाँ जो कमा के लेके चले गए उसको माइनस कर देंगे, हमारे लोग जो बाहर से कमा के लाए हैं उससे, तो वो क्या हो जाएगा, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। क्लियर? तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नफिया यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपका क्या आ जाएगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा, नफिया यानी इनकम अर्न बाय इंडियन रेसिडेंस फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंस इन इंडिया। क्लियर? इसी तरीके से आप जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि मेजर द वैल्यू ऑफ आउटपुट रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिलोंगिंग टू ए कंट्री इन ए ईयर। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर एक साल में कितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द्वारा जो है आउटपुट हुआ है उसकी वैल्यू ही क्या होती है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। तो इसको मेजर कैसे करते हैं, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जो आपने देखा पीछे भी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस जो भी प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्शन टैक्सेस दिए हैं वो आप माइनस कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? अब अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज एन
पी हो जाएगा, क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में भी क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगा। किस में से माइनस करेंगे, ग्रॉस नेशनल से। क्लियर। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है आपका, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। एनएनपी, इसको दूसरा फॉर्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने का, दैट इज सिंपल एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नफिया, यानी कि जो नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है उसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्लियर। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं। पहला कि आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो था उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दीजिए, आप जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जीडीपी और जीएनपी अगर आ गया तो एनएनपी और एनडीपी ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। देखिए वहां पे क्या था कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम डोमेस्टिक इनकम कहते थे, यहां पे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस प्रोडक्ट टैक्सेस एंड नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। ये जो प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्शन टैक्सेस है माइनस कर देंगे, नेट है, याद रखिए नेट है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो नेट है, तो नेट प्रोडक्ट टैक्सेस और नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को जो है माइनस कर दें एनएनपी एट मार्केट प्राइस है तो आपका क्या आ जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर। या फिर वो वाला दूसरा फॉर्मूला दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नफिया, ये आपका क्या आ जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम भी कहते हैं। क्लियर। तो जीडीपी यानी कि क्या हो गया, जीडीपी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में टोटल कितना गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, चाहे वो रेजिडेंस ऑफ इंडिया हो चाहे वो नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया हो, उसको जीडीपी कहते हैं। क्लियर। जीडीपी में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, एनडीपी आ जाता है। क्लियर। और जीएनपी क्या होता है, जीएनपी यानी कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना जो है गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है अपने रेजिडेंस द्वारा, यानी कि हमारे रेजिडेंस द्वारा हमारे यहाँ, प्लस बाहर से कितना कमा के लेके आ रहे हैं वो, और माइनस हमारे यहाँ से कमा के जो बाहर वाले लेके चले जा रहे हैं वो, तो वो क्या हो जाता है, जीएनपी हो जाता है। ठीक। और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, एनएनपी आ जाता है। क्लियर। और फिर इन सभी को हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट और यही 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स बन जाते हैं। इसके बाद आ जाता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होता है, देखिए पर्सनल इनकम यानी कि सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम दैट आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड, यानी कि जो हाउस होल्ड होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके द्वारा वो सभी पैसा जो उनको रिसीव होता है एक्चुअली बिजनेस करके, बिजनेस परफॉर्म करके, तो वही चीज़ क्या होता है, पर्सनल इनकम। ये इनकम किसी भी सोर्स से होता है, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, इट इंक्लूड बोथ फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम, यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको बेचा, उससे जो पैसा आया वो, प्लस ट्रांसफर इनकम यानी कि आपको कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई, कोई जो है स्कॉलरशिप मिल गई, कोई पॉकेट मनी मिल गया, कोई रिलीफ पेमेंट मिल गया, कोई ओल्ड एज पेंशन मिल गया, तो वो भी जो है आपके पर्सनल इनकम में इंक्लूड होगा। पर्सनल इनकम यानी कि मेरा इनकम, मैंने प्रोडक्ट बना के और उसको बेचा, उससे जो पैसा पाया, प्लस मुझे जो स्कॉलरशिप या फिर जो ओल्ड पेंशन मिली वो, तो वो सब मिला के क्या हुआ, मेरा पर्सनल इनकम हो गया। तो डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट टैक्सेस एंड रिटेन अर्निंग। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस और रिटेन अर्निंग इसमें इंक्लूड नहीं होता, यानी कि पर्सनल इनकम में से आप जो है कॉर्पोरेट टैक्स जो भी आपने दिया होगा प्रोडक्ट बना के बेचने में, और रिटेन अर्निंग जो कि आपने अर्निंग्स, वो रिटेन अर्निंग जो कि आपने कंपनी को ग्रो करने के लिए रखी है, उसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वो आपका पर्सनल इनकम नहीं होगा। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज PI is equal to NNP at factor cost minus retained earning minus corporate taxes plus transfer पेमेंट। ये हो जाएगा पर्सनल इनकम का फॉर्मूला। पर्सनल इनकम यानी कि आपका इनकम, तो आपका इनकम भाई कॉर्पोरेट टैक्सेस दिया वो तो हटा दोगे, जो कंपनी को ग्रो करने के लिए रिटेन अर्निंग रखी है वो भी हटा दोगे, प्लस आप जो ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है वो रखोगे, रिलीफ पेमेंट अगर कोई मिला है तो वो रखोगे, स्कॉलरशिप कोई मिले तो वो रखोगे, तो ये क्या है, ये पर्सनल इनकम हो जाता है। और पर्सनल इनकम से ही निकल के आता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि वो इनकम जो आप खर्च कर सकते हो या फिर आगे फ्यूचर के लिए अपने लिए सेव कर सकते हो, अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग और सेविंग बाई हाउस होल्ड और फैमिलीज। तो ये क्या होता है, आप देखिए पर्सनल इनकम तो हो गया, आपने जितना भी कमाया अलग अलग सोर्सेज वो आपके पास आ गया। अब क्या है, अब आप टैक्स देते हो। कैसा टैक्स, जो कि डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, इनकम टैक्स होता है, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब आप जो है टैक्स देते हो। जब ये टैक्स देते हो ना, उसके बाद जो एक्चुअल में आपके पास पैसा बचता है वो चीज़ क्या कहलाती है, डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि DI इज इक्वल टू PI माइनस पर्सनल टैक्सेस, यानी कि जो भी आपको पर्सनल टैक्सेस देने हैं वो, यानी डायरेक्ट टैक्सेस देने हैं वो, उसको माइनस कर दीजिए पर्सनल इनकम से, तो आपका डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। डिस्पोजेबल का मतलब ये होता है जो आप खर्च कर सको। तो आप
पैसा वही खर्च कर पाओगे ना जो आपके पास रहेगा, जो बचेगा एक्चुअली में सारी चीज़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म करके। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने दे दिए गवर्नमेंट को, और जो कंपनी के लिए पैसा बचा के रखा था वो अलग कर दिया, तो आपका पर्सनल इनकम हो गया। उसमें से जो आपने डायरेक्ट टैक्सेस निकाल के दे दिए तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आ गया, यानी कि अब वो आप खर्च कर सकते हो। आप चाहे उस पैसे से गाड़ी खरीदो, चाहे आप जो है उसको कहीं सेविंग में लगा दीजिए। दैट इज़ योर इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर। कहीं कहीं पर कैपिटा इनकम भी पूछता है, तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, यानी कि सपोज करिए कि 2011 का फाइंड आउट करना है, तो नेशनल इनकम फॉर 2011 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन फॉर 2011, यानी कि इन 2011 तो आपका क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। तो इसको भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं। सबसे पहला है वैल्यू एडेड या फिर प्रोडक्शन या फिर नेट आउटपुट मेथड कहते हैं इसको। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा है इनकम मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू एडेड या फिर प्रोडक्शन या फिर नेट आउटपुट मेथड। तो नाम से ही क्लियर है कि डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल एंटरप्राइज है, कॉमर्स है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, तो जो अलग अलग सेक्टर हैं उनमें कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है या फिर कितना प्रोडक्शन हो रहा है या फिर नेट आउटपुट कितना है, उसी के बेसिस पे जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ग्रॉस प्रोडक्ट इज फाइंड आउट बाय एडिंग अप नेट वैल्यूज ऑफ ऑल द प्रोडक्शन दैट हैज टेकन प्लेस इन ऑल सेक्टर, यानी कि डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स, इनमें जो टोटल प्रोडक्शन होता है या फिर टोटल वैल्यू एडिशन होता है, उसको जब हम ऐड करते हैं तो जो नेट वैल्यू आती है उसी को, उसके बेसिस पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है आपको कि पहली चीज़, इंटरमीडिएट कॉस्ट या जो कंजम्पशन होता है और इन्वेंट्री होता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, और दूसरा है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि जैसे कि कोई किसान है वो अपने ही खाने के लिए जो है कोई चीज़ उगा रहा है तो उसको वो सेल्स में इंक्लूड किया जाएगा। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन को इंक्लूड नहीं करना है, और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी वैल्यू को आप जो है ऐड करोगे, वो ऐड होगा ग्रॉस प्रोडक्ट में। क्लियर। अब हम इस मेथड को एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही प्रोड्यूसर हैं, एक फार्मर है और एक बेकर है। जो फार्मर है वो टोटल एक किसी अकाउंटिंग ईयर में 100 रुपीज़ के वैल्यू का कोई प्रोडक्शन करता है, व्हीट प्रोड्यूस करता है सपोज करिए, और वहीं पे जो बेकर है वो 200 रुपीज़ वैल्यू का जो है प्रोडक्शन करता है एक अकाउंटिंग ईयर में। अब जो बेकर है, फार्मर ने जो प्रोडक्शन किया है व्हीट का प्रोडक्शन, उसके लिए उसने कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, तो उसका जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या 100 रुपीज़ के वैल्यू के बराबर है। वहीं पे जो बेकर है उसने 200 रुपीज़ के वैल्यू के बराबर जो है प्रोडक्शन किया है, लेकिन बेकर जो सपोज कि उसने ब्रेड बनाया है, तो ब्रेड बनाने के लिए उसने कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल यूज़ किया होगा, तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से लिया, फार्मर से लिया। फार्मर से क्या लिया, व्हीट। अब सपोज कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो फार्मर ने कुछ नहीं लिया, लेकिन बेकर ने 50 रुपीज़ के वैल्यू के बराबर जो है रॉ मटेरियल यानी कि व्हीट जो है वो फार्मर से परचेज किया, और उसके बाद जो है उसको यूज़ करके उसने 200 रुपीज़ के वैल्यू का प्रोडक्शन किया है। तो ये जो बेकर ने रॉ मटेरियल यूज़ किया, फार्मर से परचेज किया, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। क्लियर। यानी कि ऑलरेडी किसी ने प्रोड्यूस किया, उससे फिर आपने लेके कुछ और प्रोड्यूस किया, तो जो आपने किसी और से लेके प्रोड्यूस किया ना, वो चीज़ इंटरमीडिएट गुड्स हो जाती है, यानी किसी और ने पहले प्रोडक्शन कर लिया। अब हम जो ग्रॉस वैल्यू यहाँ पे हो रहा है, वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन या फिर नेट आउटपुट मेथड, यहाँ पे क्या आ रहा है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो आपने एक बार प्रोडक्शन किया, हमने उसको एक बार काउंट कर लिया। अब आपने किसी और को दिया, उसने उसका यूज़ करके और प्रोडक्शन किया, तो वहाँ पर उसको भी काउंट कर लिया जाएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए डबल काउंटिंग ना हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है वैल्यू एडिशन मेथड में यहाँ पे उसको जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसको हटा दिया जाता है, यानी कि जो फार्मर का प्रोडक्शन है 100 यूनिट, उसको 100 यूनिट ही लिया जाएगा, लेकिन जो बेकर का प्रोडक्शन है वहाँ पे उसने क्या लिया, 50 रुपीज़ वैल्यू का जो प्रोडक्शन है उस इंटरमीडिएट गुड्स है उसने फार्मर से लिया था, तो उसको हम माइनस कर देंगे। यानी कि बेकर ने 200 रुपीज़ की वैल्यू का प्रोडक्शन किया, लेकिन उसमें 50 रुपीज़ के वैल्यू का प्रोडक्शन जो है उसने फार्मर से लिया था, इंटरमीडिएट गुड्स उसे फार्मर से लिया था, तो इसलिए उसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 150 का, यानी कि एक्चुअल में बेकर ने कितने का प्रोडक्शन किया है, 150 रुपीज़ वैल्यू का प्रोडक्शन किया है। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल जो प्रोडक्शन हो जाएगा दैट इज 250 रुपीज़ वैल्यू का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, तो वैल्यू एडिशन मेथड पे ये हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ होती है इंटरमीडिएट गुड्स और वैल्यू एडिशन। क्लियर। तो जिससे कि डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए यहाँ पे जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसको हम हटा देते हैं। तो फॉर्मूला को देखिए कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय द फर्म क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म, यानी कि फर्म ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसकी ग्रॉस वैल्यू क्या है, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म, यानी कि कितने रुपीस का जो है इंटरमीडिएट गुड्स जो है फर्म ने यूज किया उसको माइनस कर देना। तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड
बाय द फर्म एट मार्केट प्राइस, ये चीज आ जाएगी। क्लियर, जीवीए से भी इसको डिनोट करते हैं। वहीं पे इसको दूसरा फॉर्मूला भी आप दूसरे तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय द फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेल्स, यानी कि कितने रुपए का उसने कितने वैल्यू का सेल किया है किसी अकाउंटिंग ईयर में, प्लस वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक, यानी कि ओपनिंग स्टॉक कितना था उस ईयर का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना था उस ईयर का, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट और कंजम्पशन, यानी कि कितना इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन किया है उसने, उसकी वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो आप जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए एट मार्केट प्राइस या फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे ध्यान रहे कि सेल्स का मतलब क्या हो गया कि डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, यानी कि उसने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना सेल किया प्लस कितना एक्सपोर्ट किया, वो दोनों चीज इंक्लूड होगी। दूसरा वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक, यहाँ के चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या हो गया कि ओपनिंग स्टॉक कितना था किसी ईयर का और क्लोजिंग स्टॉक कितना था उस ईयर का, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन स्टॉक। और तीसरा क्या है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट, यानी कि डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट, यानी कि कुछ आपने बाहर से खरीदा है या फिर कोई रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है, यानी कि वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, तो उसको आपको माइनस करना है। तो वैल्यू एडेड या फिर प्रोडक्शन या फिर नेट आउटपुट मेथड में आपको क्या करना है कि कितना ग्रॉस प्रोडक्शन किया गया है माइनस इंटरमीडिएट गुड्स कितना यूज किया गया है, या फिर कितना सेल किया गया किसी अकाउंटिंग में प्लस चेंज इन स्टॉक क्या रहा है माइनस इंटरमीडिएट गुड्स या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट जो भी उसने कंज्यूम किया है उसको जो है आप माइनस कर देंगे। क्लियर, और जब आप जो है ये जो ग्रॉस वैल्यू आ गया, जीवीए आ गया, जब इसी में से आप डिप्रिसिएशन माइनस कर देते तो क्या आ जाता है, नेट वैल्यू एडेड बाय द फर्म। क्लियर, तो नेट वैल्यू एडेड बाय द फर्म क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड टू द फर्म माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ द फर्म। तो ग्रॉस वैल्यू कितना दिया है किसी फर्म ने, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू एडेड आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हर सेक्टर का जब ग्रॉस वैल्यू ऐड कर दोगे तो पूरे इकोनॉमिक आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। क्लियर, अब एक एग्जांपल से देखते हैं। आप सपोज करें कि आपसे क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट जीवी यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, आपको फैक्टर कॉस्ट पे ऐड करने के लिए बोल दिया गया, जीवी फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया गया। उसमें आपको डेटा दे दिया गया है कि यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड 2000, यानी कि 2000 यूनिट किसी प्रोडक्ट का सोल्ड हुआ है, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट 20 रुपये, 2000 जो बेचा गया है पर यूनिट की प्राइस क्या थी, 20 रुपये। क्लियर, डेप्रिसिएशन 2000 रुपये का था, चेंज इन स्टॉक -500 है, इंटरमीडिएट स्टॉक 15000 है, यानी इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन किया है इंटरमीडिएट गुड्स का वो 15000 का है, और सब्सिडी गवर्नमेंट से जो मिली उसको 3000 की सब्सिडी मिली है। तो आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप सिंपल सा पहले लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड या फिर बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। तो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला जो हमने देखा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो सेल्स कितना था, देखिए सेल्स कितना था आपने वहाँ पे पीछे देखा, तो 2000 रुपये, 2000 यूनिट सोल्ड हुए हैं और 20 रुपये पर यूनिट कॉस्ट थी, तो टोटल कितना हो जाएगा 40,000। यहाँ पे चेंज इन स्टॉक कितना है, वहाँ पे आपने देखा था चेंज इन स्टॉक -500 और इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या थी 15,000, तो वो तीनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 40,000 प्लस -500 माइनस 15,000। क्लियर, तो क्या आंसर आ जाएगा 24,500। तो यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिया कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कितना है 24,500। अब जो है आपको निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है हमें कि जो भी हमें हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है उसको माइनस कर दीजिए, और गवर्नमेंट ने जो भी अगर हमें सब्सिडी दी है उसको ऐड कर दीजिए, यानी कि माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप देखेंगे तो टैक्सेस तो हमने कुछ दिया नहीं, लेकिन हाँ सब्सिडी दिया है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी हमको दिया है। तो 24,500 माइनस 0 यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस 3,000 जो कि हमने सब्सिडी मिली है, तो इज इक्वल टू 27,500। ये जो है आंसर आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 24,500 है, लेकिन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितना है 27,500। क्लियर, तो इस तरीके से प्रोडक्शन मेथड का यूज करके जो है आप जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल प्रोडक्शन जो किया गया है उसकी कितनी वैल्यू है किसी भी फर्म में, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट जो भी उसने यूज किया है उस प्रोडक्शन के लिए, कंजम्पशन किया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो भी किया है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा बाय द यूजिंग प्रोडक्शन मेथड। दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और तीसरा है इनकम मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, देखिए एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, व्यय यानी खर्चा, आप कितना मनी स्पेंड कर रहे हो। तो जो कस्टमर है, जो गवर्नमेंट है, वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर करेगा ना, तो जितना एक्सपेंडिचर कर रहा है इसका मतलब कि उतनी मनी मॉनेटरी वैल्यू की जो है प्रोडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर पर यानी डिमांड साइड को यहाँ पे लिया गया है, और उसके बेसिस पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस को फाइंड आउट किया जा रहा है। तो जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, यानी कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में, एक ईयर में कितना जो है एक्सपेंडिचर हो रहा है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज पे इन्वेस्टमेंट में, वो सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में आ जाएंगी एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग। तो इट इंक्लूड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर, ये खर्चा जो हो रहा है, वे जो हो रहा है वो सिर्फ खाने पीने पे नहीं, कंजम्पशन के लिए नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी। आप पैसा जो है इन्वेस्टमेंट में भी तो खर्च करते हैं, आप कुछ चीज़ें हाउस होल्ड सामान खरीदने के लिए खर्चा करते हैं, वहीं पे कुछ चीज़ें इन्वेस्टमेंट करने के लिए खर्चा करते हैं। तो दोनों ही एक्सपेंडिचर यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। मेड बाय ऑल इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ जो है एक दो लोगों द्वारा ही खर्चा किया जा रहा है, नहीं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो बिजनेस फर्म्स हो, चाहे वो फॉरेनर्स हो, जितने भी एक्सपेंडिचर इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किया गया होगा वो सभी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाएंगी। तो मेड बाय ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, फॉरेनर्स या फिर बिजनेस फर्म्स, क्लियर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। तो एक्सपेंडिचर मेथड को हम क्या कहते हैं, इनकम डिस्पोजेबल मेथड। इनकम डिस्पोजल मेथड, यहाँ पे क्या होता है कि भाई इनकम डिस्पोज हो रही है ना, हमने जो कमाया उसको हम डिस्पोज कर रहे हैं, यानी कि एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि पहला कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। पहला प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जिसको हम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, यानी कि जो प्राइवेट लोग हैं, चाहे बिजनेस फर्म हो गया, चाहे इंडियन हाउस होल्ड्स हो गए, वो जो खर्चा कर रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, वो इसमें चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट ने कितना कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पे खर्च किया है। जैसे कि आप देखते होंगे लॉ पे हो गया, आर्मी में हो गया, डिफेंस में हो गया, इन सब पे गवर्नमेंट खर्चा करती है सोशल वेलफेयर के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और प्राइवेट का जो कंज्यूमर्स हैं उनके द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, दोनों चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, क्लियर। पहले दोनों क्या हो गए, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हो गए, यानी कि जो हम अपने खाने पीने के लिए कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और दूसरा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है वो खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, जो गवर्नमेंट कर रही है, जो प्राइवेट फर्म्स कर रहे हैं, प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और तीसरा क्या है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि कितना हमने बाहर भेजा है और बाहर से हमारे पास कितना आया है। जब उसको डिफरेंस को निकाल लेते हैं तो आपको आता है नेट एक्सपोर्ट आता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि नेट, अगर आपको सभी सपोज कि क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दे दिया है, तो नेट इंपोर्ट अगर दे देना तो आपको उसका साइन चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे क्या आते हैं, हम प्लस करते हैं, तो नेट एक्सपोर्ट को हम प्लस करते हैं जब फॉर्मूले में, तो वहाँ पे अगर नेट इंपोर्ट दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे ध्यान रखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर ये चीज़ नहीं दी है तो आपको हो सकता है क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा और उसी के साथ साथ आपको चेंज इन स्टॉक भी दिया होगा। तो जब ये दोनों चीज़ें दी गई होंगी तो आप जब इन दोनों को प्लस कर दोगे ना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। तो यही चारों को ऐड जब करते हैं ना, तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट हो जाता है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, यानी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो सी मतलब कि कंज्यूमर जो है जो एक्सपेंडिचर हुआ है, जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई से इन्वेस्टमेंट, एक्स से एक्सपोर्ट और एम से इंपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जब आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाता है। अब सपोज करिए आप एक एग्जांपल लेते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। सिंपल सा एग्जांपल है पीएफसी, यानी कि जो प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है वो 4000 है, जो गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है वो 7000 है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 1000 है, चेंज इन स्टॉक जो है वो -50 है, और नेट एक्सपोर्ट जो है आपको 200 दिया गया है। और आपसे बोला जाता है कि आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करिए, क्लियर, एक्स बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करेंगे तो फॉर्मूला आपके सामने है ही कि कंज्यूमर कितना एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, और आपका जो है नेट एक्सपोर्ट कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको दी हैं। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी दिया है। अब देखिए चेंज इन स्टॉक कब यूज़ करते हैं, जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हो और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, तो यहाँ पे चेंज इन स्टॉक का इस क्वेश्चन में कोई भी यूज़ नहीं है। तो आप क्या करोगे, 4000 कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, 7000 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट 1000 और नेट एक्सपोर्ट आपको दिया है ऑलरेडी 200। तो क्या करोगे, सबको प्लस कर दोगे और आंसर क्या आ जाएगा, 12200। तो इस तरीके से जो है आपको एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करना है। और फिर जैसे सपोज करिए कि आपको बोला कि जीडीपी एट फैक्टर प्राइस निकालिए या फिर एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो डेप्रिसिएशन या फिर जो नेट जो है
इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यूज होंगी वो भी दी रहेंगी, तो उसके हिसाब से आप जो कन्वर्ट कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है, देखिए एक्सपेंडिचर में क्या होता था कि लोग कितना खर्चा कर रहे हैं उसके बेसिस पर आप जीडीपी कैलकुलेट कर लीजिए। वहीं पे इनकम मेथड में क्या होता है कि लोग कितना अर्न कर रहे हैं, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, चाहे वो खुद आप पर्सनल हो चाहे बिजनेस फर्म हो, वो कितना अर्न कर रहा है, पेमेंट कितना रिसीव हो रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, उसको अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर। तो इनकम मेथड क्या हो गया, पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कितना इनकम जनरेट हो रहा है उसके बेसिस पे भी हम एनडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम में कौन सा एग्रीगेट है, एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो फॉर देयर सर्विसेज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर यूज टू कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इनकम मेथड में क्या हो गया कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के लिए किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसी एक टाइम पीरियड में, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में, उसी को हम इनकम मेथड कहते हैं। और यहाँ पे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ये कंपोनेंट आप समझ गए तो फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहला जो कंपोनेंट है या कंटेंट है दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि इनकम मेथड में जब हम ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम ऐड देखते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के नाम पे कितना पैसा दिया गया है, या आप दिए होंगे तो उतना आपका, यानी कि सामने वाले ने रिसीव किया, यानी कि वो इनकम हो गया। तो अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है तो ठीक है फॉर्मूले में या फिर किसी एग्जाम्पल में, अगर नहीं है तो आप जो है कंपनसेशन एम्प्लॉय को कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ नॉट गिवन, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तो आप इसको जो कैलकुलेट कर सकते हैं 2 चीज़ों से। पहला, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, यानी कि जो भी वेज दिया गया है, जो भी सैलरीज दी गई है इन कैश या फिर काइंड में, वो आप जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आ जाएगा। और दूसरा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, यानी कि एम्प्लॉयर ने क्या कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयर ने, जैसे कि पीपीएफ में होता है कि कंपनी को भी जो है प्रोविडेंट फंड में पैसा देना पड़ता है एम्प्लॉय की तरफ से, तो उसको भी जो है इसमें इंक्लूड कर देती है। क्या आ जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के नाम से दिया गया है तो आप फिर इन दोनों चीज़ों को नहीं गिनोगे। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया गया है तो फिर आप वेजेस दिया है, सैलरी दिया है या फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया है तो फिर आप उसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कंसीडर करोगे, दोनों को ऐड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाल लोगे। क्लियर। अब दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। पहला हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि जो आप कुछ काम करके पैसा अर्न कर रहे हो, जैसे कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाएंगे। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से दिया गया है डेटा तो आप उसको इंक्लूड कर लोगे, लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो फिर आप क्या करोगे, रेंट दिया गया होगा, रॉयल्टी दिया गया होगा, इंटरेस्ट दिया गया होगा, प्रॉफिट के नाम से दिया गया होगा, तो आप इन सबको ऐड कर दो। क्लियर। इन सबको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। क्लियर। तो ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया है तो ठीक उसी को यूज़ करोगे, नहीं दिया गया है तो फिर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनमें से कुछ भी दिया गया है तो आप उसको ऐड करोगे। सपोज करें कि रेंट दिया है, रॉयल्टी दिया है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट नहीं दिया है तो इंटरेस्ट और प्रॉफिट को 0 मान लोगे और रेंट और रॉयल्टी को ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लोगे। क्लियर। सपोज करिए कि रेंट 0 है, रॉयल्टी 0 है, इंटरेस्ट भी 0 है, प्रॉफिट भी नहीं दिया गया, वहां पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिविडेंड या फिर कॉर्पोरेट टैक्स दिया गया है, तो ये क्या है, ये प्रॉफिट का हिस्सा होता है। प्रॉफिट में क्या आता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आ जाता है, डिविडेंड भी आ जाता है और कॉर्पोरेट टैक्स भी आ जाता है। भाई कोई कंपनी है जो प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दे देती है, कुछ हिस्सा जो शेयर होल्डर्स है उनको बांट देती है डिविडेंड में, और कुछ हिस्सा जो है कंपनी को आगे चलाने के लिए प्रॉफिट की तरफ रिटेन्ड अर्निंग की तरह रख लेती है, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। क्लियर। और कॉर्पोरेट टैक्स को हम क्या कहते हैं, टैक्स ऑन प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट का हिस्सा होता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो आप जो है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। और तीसरा जो कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट होता है इनकम मेथड को कैलकुलेट करने के लिए। पहला हो गया आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा जो है दैट इज मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे अगर आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, यानी कि हमने अपना कोई स्कूल खोल लिया, फिर कोई बिजनेस कर लिया, हम खुद ही को सैलरी दे रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, तो यहाँ पे हम किसी और को पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ये इनकम भी, इनकम तो आप जनरेट करो ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें जो है आपको इनकम मेथड में, इनकम मेथड का यूज़ करके नेशनल इनकम को अगर कैलकुलेट करना है तो इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे। कौन कौन सा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अब जो है आप एक जो है एग्जांपल देखें तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आप सपोज करिए आपको क्वेश्चन आता है कैलकुलेट एनएनपी एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा गया है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस कहा गया है। और इनकम मेथड का यूज करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं,
NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है। जी हाँ, इनकम मेथड का यूज़ करके कैलकुलेट किया जा सकता है। आपको क्या क्या चीज़ें दिए गए हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया गया है जो कि 20 है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है 800, रेंट है 300, डिविडेंड है 100, रॉयल्टी है 40, कॉर्पोरेशन टैक्स है यानी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, टैक्स ऑन प्रॉफिट 50 है, इंटरेस्ट 400 है, डेप्रिसिएशन 70 है, NFI यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया गया है 60 रुपीज़। क्लियर। तो अब आपको बोल दिया गया है कि आप जो है NNP एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करिए। तो बाई यूजिंग इनकम मेथड हम NDP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, NDP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद फिर NNP एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो उसमें नफिया प्लस जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको हम ऐड कर देंगे, तो आपका NNP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो ये NDP, NNP, GDP, GNP इनके क्या फॉर्मूले कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आप इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल दिया है। क्लियर। तो बाई यूजिंग इनकम मेथड, तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया गया तो वेजेस, सैलरी, ये सारी चीज़ें ऐड करके आप जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया गया है 800। दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या नाम से दिया गया, नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इनको ऐड कर लेंगे। आप देखें रेंट दिया गया है 300, रॉयल्टी दिया गया है 40 रुपीज़, ठीक है, इंटरेस्ट भी दिया गया है 400, लेकिन क्या प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट नहीं दिया था। अब प्रॉफिट नहीं दिया गया तो क्या करोगे आप, प्रॉफिट को अनडिविडेंड जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स इनको ऐड कर लोगे। तो अब यहाँ पे देखिए डिविडेंड 100 रुपीज़ दिया गया है, कॉर्पोरेशन टैक्स 50 रुपीज़ दिया गया है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दिया गया है। तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर लोगे, आपका आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा क्या है, मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो आप उसको 0 रख लोगे। तो क्या हो जाएगा, 800 प्लस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है 300 प्लस 40 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 100 प्लस 50, ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। 300 क्या चीज़ है, 300 यहाँ पे आपका रेंट हो गया, 40 रुपीज़ क्या है, रॉयल्टी है, 400 क्या है, इंटरेस्ट, 20 क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, 100 क्या है, डिविडेंड और 50 क्या है, कॉर्पोरेशन टैक्स। क्लियर। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, प्लस जीरो, जीरो क्या है, जीरो आपका मिक्स्ड इनकम या सेल्फ एम्प्लॉयड वाला हो गया, तो वो तो जीरो है, तो वहाँ पे कुछ है नहीं। तो क्या आ जाएगा आपका टोटल 1710 यानी 1710 जो है यहाँ पे आपका आ गया NDP एट फैक्टर कॉस्ट। आपसे पूछा क्या है, NNP एट मार्केट प्राइस, उसका फॉर्मूला होता है NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नफिया यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये ऐड कर देंगे NDP एट फैक्टर कॉस्ट में, आपका जो है क्या आ जाएगा, NNP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो आप सीधा सीधा 1710 प्लस यहाँ पे देखेंगे नफी यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एड क्या है, -10 है, तो -10 लिख दिया, प्लस NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 60 आपने ऐड कर दिया, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 1760 यानी 1760। तो इस तरीके से आपको इनकम मेथड का यूज़ करके कैलकुलेट करना है। तो होप आपको क्लियर होगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।